हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इन्वायरमेंट कराने वाला हूं और इन्वायरमेंट में आपको ये क्रैश कोर्स है। इन्वायरमेंट का ये आपका जो इन्वायरमेंट जो हम करने वाले हैं उसका ये आपका क्रैश कोर्स रहने वाला है। ठीक है, आप अगर इस क्रैश कोर्स को कर लेते हो तो आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारी पहली यूनिट क्या है। तो पहली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या होता है। तो वह सब कुछ जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, वो सब कुछ क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या? पर्यावरण कहलाता है। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस। अगर कोई व्यक्ति है, कोई मान के चलिए, जैसे ये यहाँ पे एक व्यक्ति बना के दिया गया है ना, आपको एक व्यक्ति बनाया, इसके चारों तरफ जैसे यहाँ नदी फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? नदी फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपके माउंटेन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? माउंटेन बने हुए हैं। यहाँ कार चल रही है। क्या चल रही है? कार चल रही है। यहाँ पे कोई एनिमल है आपका, क्या कोई एनिमल बना देते हैं अपन, है ना, कोई एनिमल है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये सारा इस व्यक्ति के लिए क्या है बेटा? इन्वायरमेंट है। यहाँ ट्री बने हुए हैं, ये ट्री भी क्या है? इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट, जो क्या है बेटा? हमारे चारों तरफ पाया जाता है। क्या बेटा? सराउंड अस। जो भी हमारे सराउंड अस है वो सारा क्या है? इन्वायरमेंट होता है आपका। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? तो वे सभी वस्तुएं जो किसी जीवधारी या फिर वनस्पति के चारों ओर उपस्थित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण में दो टाइप की चीजें पाई जाती है। ठीक है, दो टाइप की कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो एक होते हैं आपके कंपोनेंट जैविक, जिसको अपन बोलते हैं जैविक घटक, यानी बायोटिक कंपाउंड कहते हैं, जो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हमारे जिंदा जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं ना। जीव जंतु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो आपके लिविंग होते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे आपके। और नॉन लिविंग यानी निर्जीव के अंदर कौन आ जाते हैं? नॉन लिविंग के अंदर आते हैं आपके वाटर हो गया, वायु हो गया, पर्वत हो गया आपका, ईटीसी, बहुत सारी चीजें जो आप जानते हो, ये जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो सारी। तो दो टाइप की चीजें होती हैं आपकी, एक लिविंग और एक आपके क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग। ठीक है, एक लिविंग होगा और एक आपका क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और जो लिविंग होता है उनको हम जैविक घटक बोलते हैं, यानी कि बायोटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक कंपाउंड कहते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं आपके, जो निर्जीव होते हैं, उनको हम आजीविक घटक कहते हैं। आप बायोटिक घटक इनको अपन बायोटिक कंपोनेंट इनको हम कहते हैं। तो याद रखना, जो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक कंपाउंड कहते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपाउंड इनको हम कहते हैं। इस चीज का आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पूछा जाएगा बायोटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपाउंड को सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से तीन आपके क्या होंगे बेटा? ए बायोटिक होंगे और उसमें से एक बायोटिक का ऑप्शन दिया होगा, तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए, जो इसके हिसाब से क्या डेफिनेशन बनती है वो हमारी, जो पर्यावरण है हमारा, वो जैविक और अजैविक के घटकों का क्या है बेटा? योगफल है। क्या है? योग है। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, पर्यावरण के घटक मैंने आपको बताया। कंपोनेंट कितने टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं आपके? एक बायोटिक कंपाउंड होते हैं आपके, एक एबायोटिक कंपाउंड होते हैं। बायोटिक का मतलब जो लिविंग है, कौन है? जिनको हम लिविंग थिंग्स मांगते हैं। ठीक है, जो लिविंग होते हैं। तो लिविंग में कौन आ जाते हैं? आपके प्लांट आ जाते हैं, आपके एनिमल्स आ जाते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। आपको ये याद रखना है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम उत्पादक बोलते हैं, यानी प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ, इनको प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो एनिमल है उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। और ये सारे क्या है? आपके बायोटिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? बायोटिक कंपाउंड होते हैं। और आजेपिक घटक यानी कि आपके अबायोटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो जैसे आपके देखो, अबायोटिक कंपाउंड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है ना। अबायोटिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होते हैं जिनको इंसानों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, और नेचुरल जिसको नेचर ने बनाया है। किसने? नेचर ने। तो जो लाइट है वो जो आपका नेचुरल होगा। एयर है वो भी आपका कैसा होगा? नेचुरल होगा। जो सॉइल है वो भी आपका कैसा है? नेचुरल ए बायोटिक कंपाउंड है। ये भी आपका रिवर जो होगा वो भी आपका ए बायोटिक कंपाउंड होगा, वो भी कैसा? नेचुरल वाला। ठीक है, जो लेक यानी कि झील जो है वो भी आपका
नेचुरल एबायोटिक कंपाउंड होगा, जबकि आर्टिफिशियल एबायोटिक कंपाउंड में आपका सड़क आता है, बांध आ जाएगा, डैम, नहर यानी कैनल आ जाएगा, आपका बुक, टेबल, ईटीसी जो भी आपने जो भी ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है। ह्यूमंस क्या करता है, जो नेचुरल चीजें होती है ना, नेचुरल चीजों का यूज करके आर्टिफिशियल चीजों को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था, एजी टेस्ले ने दिया था, ठीक है। एजी टेस्ले जी ने दिया था सन 1935 में। आपको ये ध्यान रखना है, जो इकोसिस्टम नाम का जो वर्ड है वो किसने दिया था, सबसे पहले एजी टेस्ले ने। तो देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। वातावरण के जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, यानी कि जैविक और अजैविक, देखिए बायोटेक, बायोटेक एंड आपके एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं, इनके बीच में जो आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम इनको हम कहते हैं। हमें पता है जो बायोटिक चीजें होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, एबायोटिक चीज पे डिपेंड होती हैं। और एबायोटिक चीजों को बनाने वाला कौन है भैया, ह्यूमंस है और नेचर है। तो इनका कहीं ना कहीं आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसी रिलेशन से जो सिस्टम बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट नाउ अस इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। आपके नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल का मतलब जिसको किसने बनाया बेटा, नेचर ने बनाया। तो जो जल का इकोसिस्टम है, जल इकोसिस्टम आपका, वाटर इकोसिस्टम जिसको एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं हम, जैसे जिसके अंदर आपकी झील आ जाती है, समुद्र आ जाता है, ठीक है, लेक बोलेंगे जिनको, है ना। स्थलीय परितंत्र यानी टेरिटोरियल इकोसिस्टम, जिसमें फॉरेस्ट आ जाएगा, आपका घास के मैदान ईटीसी आ जाते हैं। और दूसरा आपका आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे आपका क्रॉप लैंड होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं आपके बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो महासागर है, नदियां हैं, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। जो मरुस्थल यानी डेजर्ट हुआ आपका, ठीक है, टूरांड जो क्या हुआ, टूरांड हुआ आपका, ये सारे क्या है आपके नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। इकोलॉजी, अब हम समझते हैं इकोलॉजी क्या है आपका। तो देखिए जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्या करते हैं, इकोसिस्टम की जो इकोलॉजी है वो स्टडी है, किसकी स्टडी है, इनके रिलेशन की। जब भी हम ऑर्गेनिजम्स के बीच की और एनवायरनमेंट के बीच की रिलेशन की बात करते हैं, क्या करते हैं, इनके बीच में एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिजम्स इसके बीच में रह रहे हैं, इनके बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेशन। और रिलेशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, यहाँ से पक्का आपके एक या दो क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं इन्वायरमेंट में। जिन एग्जामों में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पूछा जाता है, वहां आपका फूड चेन और फूड वेब से पक्का ही एक क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो आपके मैंने बताया था, जो बायोटिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, बायोटिक कंपाउंड होते हैं। बायोटिक कंपाउंड को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये दो कैटेगरी है। एक पहले कैटेगरी होती है आपकी प्रोड्यूसर, जिनको उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है, उत्पादक बोलते हैं, सॉरी। और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। क्या होती है, कंज्यूमर होती है। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या होती है, आपकी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होती है, दूसरी कैटेगरी कैटेगरी आपकी, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है डीकंपोजर। क्या होती है, डीकंपोजर, डी कंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर तीसरी कैटेगरी होती है। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो हरे पौधे होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, सन की सहायता से, किससे बेटा, सन की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको स्वयं पोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं पोषी, यानी कि ऑटोट्रोपिक भी इनको कहा जाता है। ऑटोट्रोपिक इनको कहा जाता है, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक कहा जाता है, ये अपना खाना डायरेक्ट कहां से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। सबसे पहले खाने को प्रोड्यूस करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो आपके लिविंग्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, हम उनको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पर डिपेंड है खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर को हमने कितनी कैटेगरी में बांट रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बकरी है, एक आपका ह्यूमन बना रखा है, एक मैंने शेर बना रखा है। ये तीनों ही आपके कंज्यूमर है। कौन है, कंज्यूमर है। ये तीनों ही आपके कंज्यूमर हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये तीनों ही आपके कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। क्या है,
उपभोक्ता। उपभोक्ता की 3 कैटेगरी होती है, आपको याद रखना है उपभोक्ता की कितनी कैटेगरी होती है, 3 होती है। पहला उपभोक्ता ये होता है आपका जो शाकाहारी होता है। क्या होता है? जो शाकाहारी होगा वो प्रथम उपभोक्ता होता है आपका, ठीक है। और जो मांसाहारी, क्या मांसाहारी और प्लस शाकाहारी, क्या शाकाहारी, जिसको हम सर्वहारी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वहारी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका द्वितीय उपभोक्ता होगा, यानी सेकेंडरी आपका कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। और जो केवल मांस खाता है, क्या खाता है? मांस खाता है। क्या खाता है? मांस खाता है, ओनली मांस खाता है, ठीक है। देखिए बकरी ने इसको खाया, ठीक है, प्लांट को खाया, ये कंज्यूमर बनी, लेकिन कौन सी कंज्यूमर बनी? फर्स्ट कंज्यूमर बनी, क्योंकि ये शाकाहारी है। जो आदमी है, ह्यूमन जो है, वो प्लांट को भी खाता है कहीं ना कहीं, और बकरी को भी खा सकता है ना, मांस भी खा सकता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और जो केवल मांस ही मांस खाता है उसको हम तृतीय उपभोक्ता, टेरिटरी कंज्यूमर भी इसको हम कहते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है वो हमारी डीकंपोजर होती है। क्या होती है? डीकंपोजर। डीकंपोजर वो होते हैं जो सड़ी गली हुई चीजों को खाते हैं। क्या? सड़ी गली हुई चीजों को खाते हैं, वेस्ट मटेरियल। क्या? जो वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, वेस्ट मटेरियल खाते हैं, या फिर डेड सेल्स, डेड प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। आपको याद रखना है फर्स्ट कंज्यूमर में आपके कौन आते हैं? शाकाहारी आते हैं। जैसे हिरन जो है वो आपका शाकाहारी है, हर्बीवोरस भी इनको हम कहते हैं ना, खरगोश हुआ, गाय हुआ, भैंस, ये सारी हर्बीवोरस कैटेगरी के हैं, यानी शाकाहारी हैं, और इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर हम किसको कहते हैं? जो मांस भी खाते हैं और साग भी खाते हैं। साग का मतलब सब्जी भी खाते हैं, यानी कि प्लांट को भी खाते हैं। तो जैसे आपका बिल्ली है और चूहा है, आपने बिल्ली को देखा है, बिल्ली दूध भी पीती है, डबल रोटी भी खाती है ना, ब्रेड भी खाती है आपकी, ठीक है, रोटी भी खाती है, और प्लस ये मांस भी खाती है, चूहे को भी खा लेती है ना। तो ये दोनों चीजें खा सकती है, मांस भी खा सकती है और प्लांट को भी खा सकती है, इसीलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में आता है। और जबकि जो लोयन है वो केवल क्या खाता है? मांस खाता है, तो ये आपकी टेरिटरी कंज्यूमर कैटेगरी में आ जाता है। और डीकंपोजर कौन होते हैं? जो डेड प्लांट्स, डेड सेल्स को खाते हैं, ठीक है। जैसा आपका फंगी हो गया, फंगी, बैक्टीरिया हो गया आपका, बैक्टीरिया, ये सारे जो भी होते हैं ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? आपके डीकंपोजर होते हैं। लास्ट टाइम ये डीकंपोजर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखते हैं दोबारा, इनको आगे देखते हैं। बायोटिक कंपाउंड को मैंने बताया आपको 3 कैटेगरी में बांट रखा है अपन ने, एक उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है पृथ्वी पर जो सूरज ऊर्जा का जो मुख्य सोर्सेस है वो क्या है? हमारा सन है, ठीक है। अगर सन नहीं होगा तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, फूड चेन कभी भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट के थ्रू ही क्या होता है? प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ऊर्जा का जो मेन सोर्सेस है पृथ्वी का, वो क्या है? आपका सूरज है, यानी सन है आपका, ठीक है। जो सन से जो भोजन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हमारे हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है। नेक्स्ट, जो पेड़ पौधे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक कहते हैं। हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक कहते हैं। सभी हरे पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या है? प्रोड्यूसर हैं। ये आपको ये वर्ड याद रखना है। जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? अपने प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और क्लोरोफिल उनके जो हरे पार्ट होते हैं वहां पर उनके ग्रीन पार्ट में, ध्यान रखना, ग्रीन पार्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके एक रिएक्शन कराता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके दौरान क्या होता है? हमारे सामने क्या बन के आता है? प्रोड्यूस होके आता है हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है इसमें से, और वाटर रिड्यूस होता है, और ग्लूकोज के थ्रू आपको पता है प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपना जो फूड है, फूड का निर्माण कौन से रिएक्शन के द्वारा करते हैं? तो वो रिएक्शंस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, आपको याद रखना है। फोटो का अर्थ क्या होता है? फोटो का अर्थ होता है लाइट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो जो लाइट के द्वारा अपना खाना बनाते हैं उनको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे प्रकार से खाना बनाने वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इस चीज का आपको याद रखना है। पौधों में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित एक होता रहता है, यानी ग्लूकोज बनता रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन, यानी रिडक्शन होता है। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो रिडक्शन होता है,
और जबकि वाटर के साथ में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन किसी भी चीज के साथ में जुड़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है जब किसी में से ऑक्सीजन को हटाया जाता है, तो ध्यान रखना उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसलिए रिडक्शन होता है। और वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये कह रहे हैं डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं ये सभी लोग किस पर डिपेंड है, पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। आपको पता है बकरी किसको खाएगी भाई, हरे पौधों को खाती है। व्यक्ति जो है, ह्यूमन जो है, या तो हरे पौधों को खाता है, ठीक है, या फिर बकरी को खाएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से जो ह्यूमन है वो भी किस पे डिपेंड है, आपका प्लांट पे डिपेंड है। जब हम शेर की बात करते हैं तो शेर हमें पता है प्लांट तो नहीं खाएगा, लेकिन एनिमल्स को तो खाएगा। किसको, एनिमल्स को खाता है। और एनिमल में एनर्जी कहां से आ रही है, प्लांट के कारण आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना फूड किसका, इसके इनडायरेक्ट फूड कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोड्यूसर ही होता है। तो इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो भी एनिमल्स होते हैं ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूसर से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। हरे पौधे जैसे झाड़ियां, वृक्ष प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले ग्रहण करके जीव शाकाहारी हार्बीवोरस कहलाते हैं, जो केवल शाक खाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी उत्पादक होते हैं आपके, क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, उनको खाने वाले को अपन क्या कहते हैं भैया, हार्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं। और जो हर्बीवोरस का बढ़िया एग्जांपल है वो है बकरी है, खरगोश है, हिरण है। ये हर्बीवोरस है, शाकाहारी हैं और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर इनको कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स दे गेट देयर फूड बाय प्लांट आर कॉल्ड एज हर्बीवोरस। जो प्लांट वगैरह को खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर अभी हमने देख लिया। जो हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे आपका गाय हुआ, बकरी हुआ, हिरण हुआ, खरगोश हुआ, टिड्डा हुआ, ईटीसी, ठीक है। और हरे पौधों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहते हैं, सॉरी उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर क्या कहते हैं इनको, हरे पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर में सर्वहारी आते हैं, ओमनीवोरस आते हैं। क्या आते हैं, ओमनीवोरस, जो क्या खाते हैं, मांस भी खाते हैं और प्लांटों को भी खाते हैं, हरी भरी सब्जियां भी खाते हैं, जैसे आपका ह्यूमन हो गया, रेट हो गया, कैट हो गया, ईटीसी, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता यानी टेरिटरी कंज्यूमर किसको कहते हैं, जो ओनली क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, जिनको मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे डीकंपोजर, जो थर्ड वाली कैटेगरी है। डीकंपोजर मैंने आपको बताया था जो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर कंज्यूमर होते हैं, इनकी डेड बॉडीज को खा के अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ जाएंगे आपके, फंगल, ईटीसी। लेकिन इस कैटेगरी में ध्यान रखना वायरस नहीं आता है, वायरस आपका डीकंपोजर नहीं है, इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। जैविक घटक, जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट को हमने तीन कैटेगरी में बांटा था अभी। एक प्रोड्यूसर, दूसरा आपका कंज्यूमर, तीसरा आपका डीकंपोजर, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है उसको भी हमने तीन कैटेगरी में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन आते हैं, हर्बीवोरस, जो केवल क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। और ओमनीवोरस कौन होते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं, आपकी मांस भी खाते हैं, मांस भी खाएंगे और प्लस प्लांट्स को भी खाते हैं। और कॉर्निवोरस यानी थर्ड वाली कैटेगरी आपकी टेरिटरी कैटेगरी में कौन आते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, मांस। और आपको मैंने बताया था प्रोड्यूसर में कौन आते हैं बेटा, आपके प्लांट आते हैं। और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक तरीके से बनाते हैं। और डीकंपोजर में आपके कवक यानी कि बैक्टीरिया और आपके फंगी, ईटीसी आते हैं। तो ये फूड चेन आपको समझा देता हूँ। फूड चेन क्या है आपकी, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से खाना कौन जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको हम डीकंपोजर कहते हैं। ये ध्यान रखना, इस टाइप से हमारी एनर्जी फ्लो चलता है, ठीक है। इस साइड एनर्जी फ्लो चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। भोजन तथा ऊर्जा का एक वर्ग जीवों से एक वर्ग के जीवों में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं, जो सन है, सन से जो भोजन है वो किसने बनाया था, आपके उत्पादकों ने बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया। और प्रोड्यूसर को भोजन किसने बनाया, कंज्यूमर ने अपना भोजन बनाया, ठीक है। और कंज्यूमर को अपना भोजन किसने बनाया भैया, अपना फूड किसने बनाया, डीकंपोजर ने बनाया। तो इस प्रकार से जो आपकी जो चेन बन रही है, क्या बन रही है, चेन बन रही है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। ये चीज का आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कैसा होता है? एक ही दिशा में। आप देख रहे हो ये एक ही दिशा में चल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि डीकंपोजर को कंज्यूमर खाएं और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर खाएं, ये कभी भी हो नहीं सकता। तो ये क्या है? एक ही चेन में चलते हैं, सीधे चेन में चलते हैं। आपको ध्यान रखना, ये रिवर्स नहीं होता है। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल क्या है सर? ये एनर्जी कितना ट्रांसफर होती है जब प्रोड्यूसर से, जब कोई कंज्यूमर फूड खाता है और कंज्यूमर से डीकंपोजर फूड खाता है, तो आपको ध्यान रखना है 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। सपोज मान के चलिए कोई उत्पादक है, उसके पास आपके 10,000 यूनिट क्या है बेटा? एनर्जी है। तो जो शाकाहारी इसको खाएगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, तो उसको 1000 यूनिट मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 1000 यूनिट मिलेंगी। और जब शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो क्या होगा? उसको 100 यूनिट मिलेंगी। और जब इसको सर्वहारी खाएगा तो क्या होगा बेटा? आपका 10% यूनिट मिलती है। और डीकंपोजर जब इसको खाते हैं, डीकंपोजर जब इसको खाएगा तो इसमें 10% आपको मिलेगा। कितना? डीकंपोजर को 10% मिलेगा, यानी 1 यूनिट ही मिलेगा। कितना? 1 यूनिट ही मिलेगा। तो कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है आपका। ठीक है। अब मैं आपको इकोसिस्टम बताने वाला हूं, इकोसिस्टम के बारे में। तो ग्रास, आपका ग्रास इकोसिस्टम यानी कि घास परितंत्र। घास परितंत्र में क्या होता है? जो घास होती है, घास में कौन रहता है भैया? टिड्डा। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। और टिड्डे को कौन खाएगा बेटा? आपका लेजर्ड यानी छिपकली खाएगी। और छिपकली को सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है ना। तो इस प्रकार से जो सिस्टम बना होता है उसको हम ग्रास इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास इकोसिस्टम कहते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? झाड़ियां होती हैं। झाड़ियों में को कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को भेड़िया खाएगा। भेड़िया को शेर या चीता खाता है। तो इस प्रकार से जो सिस्टम बना है उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। तालाब यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है? इसमें जो शैवाल होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको छोटी मछलियां खाती हैं। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगी। बड़ी मछली को सारंश या बतख खा लेते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तालाब परितंत्र, पॉन्ड आपका इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको एनर्जी ट्रांसफर कितना होता है? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो 10% मिलेगा, और कंज्यूमर से जब डीकंपोजर को एनर्जी मिलेगा तो वो भी 10% ही मिलता है। ऊर्जा का, सूर्य ऊर्जा पृथ्वी के परितंत्र को संचालित करता है और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रेरक बल कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ये लाइंस ये किसने कहा था? और इन्होंने पिरामिड के बारे में भी बताया। इनको चार्ल्स एल्टन कहते हैं। आपको जीव संख्या का पिरामिड देखना है कि कहां पर पिरामिड सीधा होता है, कहां आपका पिरामिड उल्टा होगा। तो ये आपका पहला पिरामिड, पेड़ का पिरामिड बताता हूं। एक पेड़ होता है, उस पर कई पक्षी रहते हैं, उससे भी ज्यादा उस पर क्या रहते हैं? कीड़े रहते हैं। तो ये उल्टा पिरामिड हुआ आपका। क्या हुआ? उल्टा। जो ग्रास वाला पिरामिड है, ग्रास में क्या होता है? आपने देखा था ग्रास, फिर खरगोश ज्यादा होंगे, फिर शेर ज्यादा होंगे। तो जो ग्रास वाला पिरामिड होगा वो कैसा होता है? सीधा होता है। जो जमीन वाला, स्थल वाला जो होगा, लैंड इकोसिस्टम होता है, वो भी कैसा होता है? आपका सीधा होता है पिरामिड। ठीक है। आपको यहाँ देख लेना, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम में ये भी कैसा बनता है? सीधा बनता है। और पॉन्ड इकोसिस्टम में ये क्या होगा? उल्टा बनता है। आपको याद रखना है, पॉन्ड वाला उल्टा बनेगा तालाब का। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जल चक्र, वाटर साइकिल किसको कहते हैं? तो आपको पता है जो हमारा वाटर होता है वो अधिक गर्मी के कारण, ज्यादा हीट के कारण वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर से फिर बादल बनते हैं बेटा, बादल से वर्षा होती है, और वर्षा से दोबारा हमारा जल वापस आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। कार्बन कार्बन चक्र आपको नहीं करना है, नाइट्रोजन भी नहीं करना है आपको। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करना है आपको। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल, एटमोस्फियर है। तो एटमोस्फियर के बारे में जानते हैं। एटमोस्फियर क्या होता है? जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हवा, गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है। इन गैस के प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या अलग अलग लेयरों में बांट रखा है। क्या अलग अलग लेयरों में इनको हमने क्या कर रखा है? डाइवर्ट कर रखा है। ठीक है। अलग अलग लेयरों में इनको डाइवर्ट कर रखा है, जिसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन से कंपोजिशंस पाए जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है। हाई परसेंटेज में पाई जाती है। 78% आपकी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन।
और ऑक्सीजन लगभग आपका 21% आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और जब इन दोनों गैसों को मिला लिया जाता है तो 99% ये दोनों गैसें आपकी क्या होती है, एनवायरमेंट में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। बाकी थर्ड नंबर पे जो होती है आपकी आर्गन गैस है, जिसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में आपका 0.93% है, जो थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा गैस होती है। जो एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस होती है। क्या होती है? नोबल गैस होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सी पाई जाती है, नोबल गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन गैस पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये बिल्कुल 0.036% पाई जाती है। आपको ये चारों गैसें बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इस बार पेपर में पक्का आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी फिफ्थ नंबर पे है वो नियोन गैस है, ये भी एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है, याद रखना है। ठीक है, हीलियम भी आपकी एक नोबल गैस है, हीलियम भी आपकी 0.005% पाई जाती है। क्रिप्टन, जेनॉन और हाइड्रोजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। इसमें क्रिप्टन भी आपकी नोबल गैस है, जेनॉन भी आपकी नोबल गैस है, लेकिन हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। क्या है? हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1। और पूरे यूनिवर्स में, कहां पे बेटा? पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। लेकिन यूनिवर्स की बात आती है, कहां की? यूनिवर्स की बात आती है तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन से क्या है, हम बेटा इसका फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी इसको जाना जाता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम। वायुमंडल में जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर होता है उसकी कितनी मात्रा होती है, तो 0.5% मात्रा में ये क्या होता है, जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, वाटर पाया जाता है, जिसको हम ओस भी कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अच्छा, भूमध्य रेखा क्या होता है? जैसे ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, इसके इन कोनों को हम इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये आपके पोल होते हैं, ये ध्रुव होते हैं। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं, यहाँ से जब ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, तो वेपर की संख्या घटती जाएगी। क्या होती जाती है? घटती जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। वायुमंडल में संरचना, अब वायुमंडल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है आपकी बेटा, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम। एटमोस्फियर का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए, इसको देखते हैं हम। इसमें देखिए आप, एक आपकी ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, इन्वायरमेंट में एक ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, एक स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है आपकी, एक मेसोस्फियर होती है, फिर आपका थर्मोस्फियर होती है और एक एक्सोस्फियर होती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर जो हमारी ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो सबसे पास की लेयर होती है। अर्थ के सबसे पास वाली लेयर क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। और यहीं पर आप देख रहे हैं जो भी बादल है आपके, ये बादल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बादल वगैरह सारे यहीं पाए जाते हैं। मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बरसात होती है या फिर बिजली कड़कती है, ये सारी घटनाएं जो कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फियर के अंदर होती हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा धूल मिट्टी के कण भी कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा धूल मिट्टी के कण भी आपकी ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो लेयर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ये दिखाई दे रही है आपको, ये ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर है। और जो हमारे फ्लाई जेट जो होते हैं,
ठीक है। फाइटर क्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर क्राफ्ट यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वो भी किसके अंदर घूमते हैं, आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर घूमते हैं, क्योंकि इसका जो जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। इसी कारण यहाँ पर जो फाइटर जेट होते हैं उनको उड़ने में कोई समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो होती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यहाँ क्या होता है, यहाँ से जो आपके मेट्रोइड आते हैं, जो अर्थ में जो भी मेट्रोइड आते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। सारे जो भी मेट्रोइड आएंगे वो जल के खत्म हो जाते हैं यहाँ, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्फीयर, यहाँ पे क्या होती है, हमारी सैटेलाइट और रेडियो एक्टिव तरंगे पाई जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तरंगे यहीं से रिटर्न होती है। नेक्स्ट हमारा एक्सोस्फीयर, ये सबसे बाहर का एनवायरमेंट होता है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है आपकी। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम जानते हैं, डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब हमारा देखिए सबसे पहले क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर लेयर होती है, दूसरा आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तीसरा आपका मध्य मंडल मेसोस्फीयर होता है, चौथा आपका फोर्थ वाला जो आयनोस्फीयर होता है, फिफ्थ आपका वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर क्या है, जो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे लोएस्ट लेयर होती है, क्या होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है और पृथ्वी के सीधे संपर्क में होती है, क्योंकि सबसे पास में पाई जाती है। और पोल्स पे इसकी लंबाई कितनी होती है भैया, 8 किलोमीटर होती है। मैंने आपको बताया था ये पोल होते हैं, पोल होते हैं। ठीक है, ये पोल है, ये आपके इक्वेटर हैं, ये इक्वेटर होते हैं। तो पोल पे इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि इक्वेटर पे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब इक्वेटर पे देखते हैं इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, इक्वेटर पे इसकी लंबाई 18 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा धूल पार्टिकल पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाया जाता है, इसी लेयर के अंदर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं, चाहे आपका कोहरा हो, बादल हो, ओस हो, पाला हो, तूफान, वर्षा, बिजली का कड़कना, है ना, ओला वर्षा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही घटनाएं ये सारी होती हैं। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पर, जब हम ट्रोपोस्फीयर में 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, गिरता जाता है। ठीक है, आपको पता है भूमध्य यानी ध्रुवों पर, पोल्स पर इसकी जैसे हम पोल्स की साइड जाते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है घटती जाती है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ध्यान रखना है ये वायुमंडल की क्या होती है, सेकंड लेयर है आपकी। ठीक है, औसतन इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, आपकी 50 किलोमीटर से पाई जाती है। और इसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है, जिसको हम ओजोन मंडल या फिर ओजोन स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, और ओजोन गैस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, O3 होता है। ठीक है, और ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो कहाँ, 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, आपको पता है इस परत में, इस स्फीयर में तापमान सामान्य रहता है, सामान्य दर से कम ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर जैसा है वैसा रहता है। ठीक है, तापमान बढ़ने लगता है ऊपर जाने पर। तापमान बढ़ने के कारण ओजोन गैस है, क्योंकि ये सूर्य की ओजोन किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जो आपको पता होना चाहिए, जो ओजोन गैस जो होती है वो आपकी क्या बेटा, ओजोन किरणों को, ओजोन किरणें यहाँ गलत लिखा बेटा, परावैंगनी किरणें होती हैं। क्या होती है, परावैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मौसम घटनाएं नहीं होती हैं, क्या मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं यहाँ। जेट हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अनुकूल मंडल माना जाता है इसको। तो जो हमारे हवाई जहाज हैं या फिर फ्लाई जेट जो भी हैं वो कहाँ उड़ते हैं, आपके आपके स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। इसमें ओजोन लेयर जो पाई जाती है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं तो ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करती है बेटा, अवशोषित करती है और जीवों की क्या करती है, रक्षा करती है, हमें कैंसर होने से ये बचाती है। तो ओजोन लेयर इज ए स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वाइड रेडियो एक्टिव वेव्स, है ना, आपको जो भी सूरज से अल्ट्रावेव आती है उनको रोकने का काम करती है। और जो आपकी ओजोन की जो मोटाई है, ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसको हम डॉप्सन में नापते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक डॉप्सन किसके बराबर होता है, 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्फीयर है, जो मंडल है वो है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। तो ये आपका 5 किलोमीटर से लेके आपका इसकी जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, क्या होता है, घटता जाता है, और ये घटकर कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी मानी जाती है, क्या सबसे ठंडी परत भी मानी जाती है, ये 100 डिग्री नहीं होगा, आपका 10 डिग्री है। ठीक है,
और वायुमंडल की सबसे छोटी सबसे ठंडी परत भी इसको बोला जाता है। किसको बेटा? मेसोस्फीयर को सबसे ठंडी लेयर होती है ये। जो उल्कापिंड पृथ्वी या वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये उनको जला के क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। जो भी उल्कापिंड में मेटोइड जो भी आते हैं उनको क्या कर देगी? ये जला के खत्म कर देती है। नेक्स्ट हमारा आयनन मंडल। तो आयनन मंडल क्या है? यहाँ पर आपको याद रखना है, जो भी आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं वो यहीं से वापस परावर्तित होकर वापस लौट के आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल सबसे बाहर का मंडल होता है। ये 640 किलोमीटर से भी अधिक और 1000 किलोमीटर तक की मोटाई में पाया जाता है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। ये परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी रहती है। कहाँ पे? अंतरिक्ष के साथ जुड़ी रहती है। यहाँ हमारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। अब वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल में क्या क्या कंपोनेंट है? तो मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। आर्गन का जो परसेंट है थर्ड नंबर पे है, 0.93% होता है। ठीक है। वायुमंडल के जो तत्व हैं यानी कंपोनेंट जो हैं उनको मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक परमानेंट एलिमेंट होते हैं, एक आपके नॉन परमानेंट होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण ये परमानेंट एलिमेंट है, बाकी इनका बहुत ही कम परसेंट होता है, ये 1% है मात्र, इसीलिए इनको हम नॉन परमानेंट कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन गैस के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में जानते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कितना होता है बेटा? 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। कितना परसेंट पाई जाती है सर? 78% पाई जाती है। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन गैस की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे मैं बताता हूं किस प्रकार से। ठीक है। आग को तेजी से फैलने से रोकती हैं। जब भी कहीं आग लगती है तो उसको रोकने के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए, मैं बुझाने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है। मैंने अभी बताया था ये प्रोटीन का निर्माण करती है पौधों के अंदर। नाइट्रोजन गैस से जो राइबोजियम आपके जीवाणु होती है, बैक्टीरिया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और राइबोजियम के थ्रू ही प्लांट में क्या होता है? आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये प्रोटीन बनाने में भी क्या करती है? मदद करती है। ठीक है। वायुमंडल की स्वतंत्र N2 को मिट्टी में मिलाता है राइबोजियम। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पृथ्वी के सभी जीवों पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जो कि गैसों के कारण और धूलकण और जल वाष्प के कारण लगता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते जाते हैं, वायुमंडल टेम्परेचर, जो वायुमंडल का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। आपको पता है, जैसे हम कभी भी किसी पहाड़ी पे जाता है, कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पे जाता है तो उसकी आंखों, बेटा उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसकी जो नाक होती है, नाक से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि जब वो व्यक्ति ऊपर जाता है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो उसका जो आपका ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसका ब्लड जो होता है नाक से बाहर आने लगता है। यही कारण होता है। ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। देखो क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो गैसों की मात्रा क्या होती जाएगी? कम आती जाएगी, है ना। तो और जल वाष्प की मात्रा में भी कमी आ जाएगी, इस कारण ऐसा होता है। नाइट्रोजन गैस का यूज कहाँ पे करते हैं? थिएटर में भी करते हैं, कृत्रिम धुएं बनाने के लिए। ठीक है। आर्टिफिशियल धुआं बनाने के लिए। नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। ना तो इसमें कलर होता है, ठीक है, ना तो इसकी गंध आती है, ना इसमें कोई स्वाद आता है। ठीक है। और नाइट्रोजन गैस को द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड फॉर्म में ये जो है सेल के अंदर पाई जाती है, टिश्यू के अंदर पाई जाती है, अंडाणुओं में पाई जाती है, शुक्राणु यानी आपका स्पर्म में भी ये पाई जाती है। ठीक है। और जो नाइट्रोजन गैस है वो एक ठंडी गैस है। क्या है? ठंडी गैस है। ये आपको याद रखना है, ये ठंडी गैस होती है एक। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन गैस हमारी। तो ऑक्सीजन को हम जीवदायिनी गैस भी कहते हैं। इसी के कारण हम लाइफ पॉसिबल कर पाए ना, इसलिए इसको जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है भोजन में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करता है और क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो कि आप देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमको मिलता है C6H12O6। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन मिलने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और हमें क्या बेटा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, फिर वाटर को रिलीज करेंगे, प्लस एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है, बनती है ना। तो ये सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण होता है, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। ठीक है। और जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। तो जो हम जटिल भोजन खाते हैं
वो एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और जब हम उसको चबाते हैं दांतों के थ्रू, उसमें सलाइवा मिलता है, तो वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, और ये खाना जो होता है वो माइक्रोकोन्डिया के पास जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ऑक्सीजन से जब उसको मिलाया जाता है ग्लूकोज को, तो एटीपी के रूप में हमको क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। माइक्रोकोन्डिया को ध्यान रखना सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमको। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको सेल सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, O2 आग जलाने में भी सहायक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर O2 नहीं होगा यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां आग कभी भी नहीं जलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, O2 अपघटन डिकम्पोजिशन में मदद करता है। डिकम्पोजिशन जो जीव होते हैं, स्मॉल जो जीव होते हैं आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं, वो इसी की सहायता से डिकम्पोज कर पाते हैं हर चीज को। ठीक है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्गन गैस है। तो आर्गन हमारे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, और ये याद रखना है आपको, एक नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है, जो कहां पाई जाती है, एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसका उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस में मदद करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम कहाँ करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है बेटा, एक गर्म गैस होती है। क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक आपकी वार्म गैस है, यानी गर्म गैस होती है। ठीक है, इसी कारण। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का भी सुन लीजिए आप, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण ये वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। क्या है, सबसे हल्की गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन। लेकिन मैंने ब्रह्मांड यूनिवर्स में मैंने अभी आपको बताया था, यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको भविष्य का क्या कहा जाता है, ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरी ऊर्जा निकलती है इसको जलाने पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीलियम, हीलियम वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। वायुमंडल की नहीं, सब रियली में सेकंड नंबर की सबसे हल्की गैस है। क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। और इसका यूज हम बैलून में भी करते हैं। जो बैलून उड़ते हैं ना, हवा में उड़ के चले जाते हैं, ऊपर जाते उड़ते जाते हैं। ठीक है, वो क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उसमें हीलियम गैस होती है, और हीलियम गैस एक सबसे हल्की गैस होती है, सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की सबसे हल्की गैस होती है। ये भी एक नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है, और ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज्यादा पहले कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आपकी हीलियम गैस पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा मीथेन गैस। आज हम गैस खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मीथेन गैस को कंप्लीट करते हैं हम। मीथेन गैस क्या है, तो मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। ये काफी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसको हम बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, मास गैस भी कहा जाता है, हरित गैस भी इसको कहा जाता है। और धान की खेती में गैस का उपयोग किया जाता है मैक्सिमम, ध्यान रखना। ठीक है, गाय और भैंस के गोबर से ये वाली गैस निकलती है, जुगली करने वाले जानवरों के मुंह से भी ये वाली गैस निकलती है। ओजोन गैस, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को मैंने अभी बताया था, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाने वाली एक लेयर होती है, समताप मंडल, ध्यान रखना, ओजोन लेयर। ठीक है, क्या करती है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को मैंने बताया था परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। और इसकी जो चौड़ाई यानी कि लंबाई होती है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर होती है, और ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। और ओजोन लेयर में जो एक छेद देखा गया था, एक होल देखा गया, वो किसने देखा था बेटा, फोरमैन तथा गार्डियन ने पता लगाया, और अंटार्कटिका के ऊपर इन्होंने ये देखा था। कहाँ देखा था, अंटार्कटिका के ऊपर। और ये कब देखा गया था, 1985 में। ठीक है, 1985 में। अंटार्कटिका के ऊपर क्यों देखा गया था, क्योंकि अंटार्कटिका एक सबसे ठंडा इलाका है। क्या है, ठंडा इलाका, और ठंडे इलाके में जो होता है ओजोन, ओजोन गैस को सबसे ज्यादा लॉस होता है। क्या होता है, ओजोन गैस का सबसे ज्यादा लॉस होता है। जब ये देखा गया उसके तुरंत बाद 2 साल बाद 16 सितंबर 1987 में विश्व ओजोन सम्मेलन बनाने लगे हम लोग, जिससे लोगों को क्या हो, इन्वायरमेंट के प्रति आप जागरूक हो पाए, है ना। तो 16 सितंबर को आपको याद रखना है विश्व ओजोन दिवस भी बनाया जाता है। सर ये बना
और इसकी जो पहला जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, आपका कनाडा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 22 अप्रैल को ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, हम अर्थ को बचाने के लिए ना, तो अर्थ डे भी हमें याद होना चाहिए। अर्थ डे कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल 1992 से हम बनाते हैं, 1992 से बनाते हैं, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन क्या था, रियो सम्मेलन, या फिर इसको विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी हम कहते हैं, और हर 22 अप्रैल के दिन हम अर्थ डे के रूप में बनाते हैं। अंटार्कटिका में मैंने बताया था तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण जहां तापमान कम होता है वहां पर ओजोन लेयर को क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और सीएफसी है ये सबसे कम तापमान में होती है। ठीक है, और जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो सीएफसी है। क्या है, सीएफसी, सीएफसी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और सीएफसी को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जीनोन गैस है, जीनोन गैस को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी रेडोन गैस है, रेडोन सबसे भारी गैस है, ये भी एक नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैसेस में सबसे भारी गैस है। क्या है, सबसे भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण क्या होता है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाएगी, वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जब ये कहाँ पाई जाती है, नीचे मिट्टी में बैठ जाती है, मिट्टी पे पाई जाती है। ये मिट्टी में पाई जाने वाली गैस है। और वायुमंडल में जब भी रेडोन की मात्रा बढ़ने लगे, ये बाहरी वाली गैस की जब भी मात्रा बढ़ने लगती है, तो समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। भूकंप के संकेत हैं। ठीक है, जब भी ये गैस आपको एनवायरमेंट में ज्यादा दिखाई देती है, एटमोस्फेयर में ज्यादा दिखाई देती है, तो आप ध्यान रखना कि ये क्या है, आपकी जो नीचे की क्रिस्टल्स हैं अर्थ के नीचे की, वो हिल रही हैं, और हिलने के कारण रेडोन गैस कहाँ आ रही है, अर्थ से बाहर आ रही है। कहाँ आ रही है, बाहर। और जब ये बाहर गैस आती है तो ये संकेत है कि भूकंप आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कल हम पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदूषक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही खत्म करता हूं, और डेली आपको इन्वायरमेंट की वीडियो मिलेंगी, और 3 डेज में मैं आपको पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है, सारा इन्वायरमेंट मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप, या फिर मुझे जीमेल भी भेज सकते हैं आप। ठीक है, मेरे लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैं एक व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां जाके आप इन नोट्सों को मुझसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। आई होप आज का पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, एक्सीलेंस स्कूल के लिए जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आपको तुरंत मिलती रहे।